मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल के साथ, जिसमें एक आदमी अपने घोड़े के साथ जंगल में कहीं जा रहा होता है। फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी लालटेन लिए खेतों के बीच बने एक झोपड़ी में जाता है, जहां एक औरत खाना बना रही होती है। वो बूढ़ा आदमी उस औरत से खाना निकालने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा होता है कि अचानक वो खांसने लगता है कि तभी देवसेना को लगता है कि बाहर कोई बुला रहा है। लगता है कोई बुला रहा है। अपने पति को खांसता हुआ छोड़ वो उठकर बाहर देखने के लिए चली जाती है। वहीं उसका पति उसका नाम लेकर पुकारता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दिया था, और वो घबराहट में एकदम से अपना लालटेन लेकर खेत में अपने पत्नी का नाम लेकर पुकारते हुए उसे ढूंढने लगता है कि तभी वो अपनी पत्नी को देखता है, जो खेत में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर वो आदमी चीखने लगता है। वहीं जब कैमरा एंगल सामने से दिखाया जाता है तो वो एक इंसान के हाथ को खा रही होती है। वहीं हमें उसी जंगल में एक आदमी को दिखाया जाता है जो साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक वो अपनी साइकिल को बीचों बीच जंगल में रोक देता है और साइकिल से उतरकर आगे बढ़ता है। एक पेड़ पर जाकर वो सीधा अपना सिर मार देता है, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हमें एक गांव को दिखाया जाता है, जहां बच्चे खेल रहे होते हैं और एक आदमी अपना बाल बनवा रहा होता है कि तभी हजाम अपना उस्तरा ढूंढता है, लेकिन उसका उस्तरा बैग में नहीं था कि तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक छोटी बच्ची उसके उस्तरे से अपना कान काट कर चबा कर खा रही थी, जिसे देख सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं, और जब वो आदमी देखता है तो वो भी डर के मारे कांप उठता है। अब वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ गांव वाले अपने राजा के पास इस समस्या का निवारण पाने के लिए जाते हैं। वहीं वो जमींदार गांव वालों की समस्या सुन उठकर एक कमरे में जाता है, जहां उसकी माँ सोई हुई होती है, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। राजा अपनी माँ से गांव वालों की समस्या बताता है, तब उसकी माँ उसको एक कहानी सुनाने लगती है, जिसके बारे में हमें इस मूवी के अंत में मालूम चलेगी। तभी उसकी माँ उसको एक संदूक की ओर इशारा करती है और कहती है गांव के समस्याओं का हल इसी संदूक में है। और जैसे ही वो राजा संदूक को खोलता है, उसे एक बॉक्स मिलता है और राजा सबसे कहता है कि अब उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो राजा उस बॉक्स के साथ और कुछ सामान लिए जंगल की ओर अपने घोड़े के साथ निकल जाता है, जैसा कि मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। राजा के चले जाने के बाद उसकी माँ भी प्राण त्याग देती है। शायद वो यही राज बताने के लिए अब तक जिंदा थी। अब मूवी की कहानी प्रेजेंट में आती है। कुछ लोगों को एक जंगल में डेड बॉडी के साथ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस गांव में जिस किसी की भी मौत होती है उसे ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि उस शव को उसी जंगल में सौंप दिया जाता है और चले आते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट होता है। दरअसल गांव के बीच में एक बॉर्डर लाइन बना होता है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। वो बूढ़ा आदमी सबसे कहता है कि 100 को रख कर 2 मिनट के अंदर ही हमें इस बॉर्डर से जल्दी भाग कर आना होगा, और ध्यान रहे कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसके बाद सभी लोग उस 100 को लेकर उस पेड़ के उस पार जाते हैं। दोनों तरफ उन पेड़ों को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि उन्हें मंत्रों से लॉक किया गया था और दोनों तरफ हल्दी और धागे भी बंधे हुए थे। और वो लोग अपना स्पिरिचुअल करते हैं और उसके बाद बूढ़ा आदमी सबसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना। और वो लोग बिना पीछे मुड़े चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज़ उस लाश को खींचकर जंगल में ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है लिंगा, जो कि इस मूवी का हीरो है। लिंगा अनाथ होता है और अपने दोस्तों के साथ दारू बनाता है और बेचता है। और वहीं हमें गांव के एक जमींदार पटेल को दिखाया जाता है। और वहीं एक दिन दूसरे गांव का एक आदमी अपने जमीन के कागजात मांगने के लिए जमींदार पटेल के पास आता है। कुछ समय पहले वो दूसरा आदमी जमींदार पटेल के पास अपना जमीन गिरवी रख के पैसे लिए हुए होते हैं, जिन्हें लौटाकर वो अपना जमीन लेने आया था। लेकिन उस पर जमींदार पटेल का लड़का उसका कत्ल कर देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है गांव में कुलदेवी प्रत्यंगिरा माता का उत्सव है। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो दूसरे शहर से आए हुए थे, जो इस वक्त जाना चाहते थे। कि वो दूसरा आदमी कहता है कि अभी इस वक्त आप नहीं जा सकते और आज रात कुछ रिचुअल्स भी हैं। और वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो एक आदमी जिसके हाथ में मसाल था और एक आदमी के मुंह में मांस का टुकड़ा और एक टोकरी जिसमें लाल अनाज जैसा कुछ था, जिसे वो गांव में छींटते हुए घेरा बनाकर आगे बढ़ रहे थे।
इसके बाद हमें लिंगा को दिखाया जाता है जिसे गांव के एक आदमी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लिंगा अपने दोस्त के साथ घूम रहा था कि तभी उसे पट्टू दिखाई पड़ती है जिससे वो बचपन से ही प्यार करता था और लगे हाथ उसने पट्टू से शादी करने के लिए पूछ लिया, लेकिन पट्टू मना कर देती है। वहीं लिंगा जब रात में सो रहा होता है तो उसे उसी राजा का तलवार, एक आंख और माता की मूर्ति दिखाई पड़ती है। एक दानव की आंखें और एक अजीब सा क्रिएचर, एक एस्केलेटन दिखाई पड़ता है जिससे वो डर के मारे एकदम से उठ जाता है और ऐसे सपने वो बचपन से ही देख रहा होता है। और वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक प्रेग्नेंट औरत को जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है और वहीं उसकी बेटी आगे आगे भाग रही होती है और भागते भागते वो उस जंगल के बाउंड्री लाइन की ओर चली जाती है जिसके पीछे उसकी माँ भी घबराई हुई आगे बढ़ जाती है और उस गांव के बाउंड्री को क्रॉस कर देती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे वही दानव नोच के खाया जाता है और उसकी बच्ची को बाद में दिखाया जाता है जो जीवित होती है, मादरचोद। और वो बच्ची उस बॉर्डर के अभी इस पार ही थी, इस वजह से वो जीवित बच गई थी जिसे उस बूढ़े आदमी ने आगे बढ़ने से रोक लिया। और वहीं हमें अगले सीन में जमींदार पटेल के छोटे भाई से मुलाकात कराया जाता है जो बहुत ही अय्याश और नशेड़ी किस्म का आदमी होता है। पटेल और उसका भाई बली दोनों ने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था पैसे और ताकत की घमंड में। तभी पटेल का भाई एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे कि तभी वहाँ पे हीरोइन आ जाती है जो उसे भाला दिखाकर डरा देती है और उसे भगा देती है, जिस पर उसका भाई पटेल जमींदार बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है आज एक लड़की ने हिम्मत की है, कल पूरे गांव वाले करेंगे, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और वो अपने भाई से कहता है अगर ऐसा कोई औरत करती है तो उसकी इज्जत नहीं बचनी चाहिए। और इतना कहकर वो अपने भाई को उस लड़की की इज्जत लूटने के लिए भेज देता है और वहीं मौके पर ही उसे हीरोइन मिल जाती है और उसको इज्जत लूटने की बाली कोशिश करने लगता है, लेकिन मौके पर ही हीरो इंटी मारता है और उसको मारता है, जिससे हीरोइन इम्प्रेस हो जाती है और हीरो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक साध्वी को दिखाया जाता है जो प्रत्यंगिता देवी माता की भक्त होती है जो उनको साधना करती है जिसे। और तभी कुछ लोग एक लड़की को उसके पास लेके आते हैं जो किसी भूत या किसी शक्ति से पोजेस थी। उसको देखकर वो साध्वी से कहती है ग्रह नक्षत्रों का ये समय अभी उचित नहीं है, इस वक्त बुरी शक्तियाँ चारों ओर अपना पांव फैला रही हैं। उसके बाद वो उस लड़की को बचा लेती है, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि गांव वालों को हमेशा बुरी शक्तियों से यही औरत रक्षा करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगा देवसेना का हाथ मांगने उसके घर चला जाता है, लेकिन देवसेना शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो उनका मानना था कि शादी के बाद ये क्या खिलाएगा। तभी लिंगा बताता है कि उसका 2 एकड़ जमीन ठाकुर पटेल के पास है जो उनके पूर्वजों का है, जिसे मांगने के लिए वो जाता है। अगर कहता है कि मैं अगर उस जमीन को मांग लूँ तो क्या आप मेरी शादी कराएंगे, जिस पर देवसेना के माता पिता राजी हो जाते हैं। और इसी खुशी में वो जमींदार पाटिल से अपना ज़मीन मांगने चला जाता है, लेकिन जमींदार पाटिल इससे पहले ही दुश्मनी रखता था, इसलिए उसने वो ज़मीन न देकर गांव के बाहर वाले दूसरे ज़मीन को लिंगा को दे दिया, जिसे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगा का फ्लैशबैक, जहां वो बचपन में अपने दादाजी के साथ उसी जंगल से कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसके दादाजी कहीं गायब हो जाते हैं, जिन्हें वो इधर उधर उनका नाम लेकर ढूंढने लगता है कि तभी उसके दादाजी की बॉडी पेड़ पे टंगी हुई मिलती है। और यही वो सपना था जो उसे बचपन से आ रहा था। कि तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हमें दिखाया जाता है 4 एकड़ जमीन मिलने की खुशी में हीरोइन के माँ बाप मान जाते हैं और लिंगा की शादी हो जाती है। सारा काम निपट जाने के बाद लिंगा अपने दोस्तों से उस जमीन के बारे में बात करता है और वहाँ जाने की बात रखता है, जिस पर उसका दोस्त वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन लिंगा किसी भी तरह से उसको मना लेता है और लिंगा और उसका एक दोस्त उस बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं जंगल में अपनी ज़मीन को देखने। लिंगा और उसके दोस्त झाड़ियों को पार करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उन्हें इंसानी कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर लिंगा का दोस्त घबरा जाता है और लिंगा से घर चलने को कहता है, लेकिन लिंगा किसी भी तरह से अपने दोस्त को मना लेता है और फाइनली उनको वहाँ पे उनका ज़मीन मिल जाता है। लेकिन उस ज़मीन में चारों तरफ घना जंगल था और पेड़ आबादियाँ थी। अब रात में ये दोनों वहीं उस वाटरफॉल के नीचे कैंप लगाकर रुक जाते हैं। इनके वहाँ अब तक रुकने से एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही सबकी मौत हो जाती है, लेकिन ये दोनों अब तक कैसे जिंदा थे, तो इसका जवाब अभी आगे मिलेगा। अगली सुबह लिंगा का दोस्त उठता है लेकिन देखता है कि लिंगा वहाँ नहीं है। कि तभी वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे लिंगा बैठा बीड़ी पी रहा होता है। तभी बातों ही बातों में लिंगा अपने दोस्त से बताता है कि यहाँ आने का उसका एक और भी मकसद है। दरअसल लिंगा जानता था जो बचपन से वो सपने देखता आ रहा था उसका क्या मतलब है।
और जब वो बचपन में अपने दादाजी के साथ आया था तो उसको किसने मारा था। वहीं अब बाली का सीन दिखाया जाता है जो पाटिल से कहता है लिंगा को गए 2 दिन हो गए लेकिन अभी भी उसके मरने का खबर नहीं आया। तभी पटेल कहता है जो भी उस बॉर्डर पार गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया है, वो भी नहीं आएगा। अब वहीं लिंगा के न आने की बात जानकर बाली देवसेना के साथ छेड़छाड़ करने चला जाता है, जिससे बचकर देवसेना उसे डांट कर भगा देती है और लिंगा के पास जाती है और उससे कहती है वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। इतना कहकर देवसेना अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि असल में ये भी उसका वहम ही था। अब अगले दिन लिंगा का दोस्त फिर से लिंगा को ढूंढने लगता है और देखता है कि लिंगा गुस्से में कहीं खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है यार हर रात तू कहाँ रोज निकल जा रहा है। अब यहाँ लिंगा उसको पूरी बात बताता है। दरअसल लिंगा अपने दादाजी का बक्सा ढूंढ रहा होता है जो कि सालों पहले यहाँ गिर गया था जब वो छोटा था और वहाँ दादाजी के साथ आया था। और उस वक्त उसके दादाजी ने कहा था लिंगा जब भी तुम्हें कोई समस्या हो तुम्हें उसका समाधान इस बक्से में मिल जाएगा। उसी बक्से को लिंगा हर रोज यहाँ जंगल में आकर ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसे एक बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर एक प्राचीन किताब थी जिसको लिंगा पढ़ना शुरू करता है और हमें इस गांव के राजा के बारे में मालूम चलता है। दरअसल 18वीं शताब्दी में रुद्रगिरी पर कभी महाराज रण शंभुराज जी राज करते थे। वो जब भी अपने से समृद्ध राज को देखते थे तो उस पर अटैक कर देते थे और एक दिन उनकी नज़र कलिंग राज पर पड़ी। राजा रणशंभु ने कलिंग राज के साथ भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन कभी कलिंग को वहाँ से जीत ना पाए और एक लड़ाई में उनकी मौत हो गई। उनके मौत के उपरांत रुद्रगिरी के महाराजा उनके पुत्र बने और उसने अपने पिताजी के अधूरे इच्छा पूरा करना चाहा और वो कलिंग को हराने की योजना बनाने में लग गया। उसे समझ आ गया कि कलिंग जैसे शक्ति को युद्ध में हराना संभव नहीं है, इसलिए उसने काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने काली शक्तियों की मदद से असुर दक्षी नाम के एक राक्षस को आह्वान किया। उसकी सहायता से कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसका सारा धन लूट कर कहीं चला गया। पर उसे ये नहीं पता था कि प्रत्यंगिरा माता कलिंग की कुलदेवी माता है। कलिंग में धन दौलत सब उन्हीं की कृपा से था और उसका गलत उपयोग करने की वजह से देवी माँ नाराज हो गई और उस राक्षस का काला जादू सब कुछ उस पर ही उल्टा पड़ गया, जिसके उपरांत उसके अपने प्रजा ही अपने अंग नोच कर खाने लगे और वो राक्षस भी उस राजा के पुत्र के कंट्रोल से बाहर हो गया और वो सभी लोगों को नोच कर खाने लगा। और उसको दोबारा कंट्रोल करने के चक्कर में उस राजा के पुत्र को भी अपने जान गंवाने पड़े। वो दक्षी सबको मारकर रुद्रगिरी की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी वैल्यू की पत्नी श्री शकुंतला देवी गृह नामक ऋषि के शरण में पहुंची और उनसे इस समस्या का निवारण पूछने लगी। ऋषि ने कहा कि ये सब तुम्हारे पति के किए गए पाप हैं, ये सब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इससे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सब सुनकर शकुंतला रोने लगती है और कहती है मेरे पति के किए गए पापों का भुगतनाम ये सब मासूम लोग कर रहे हैं, कृपया करके समाधान बताइए। तब जाके ऋषि कहते हैं इसके लिए तुम्हें माता का आराधना करना होगा, तुम्हें देवी की आराधना करनी होगी, तुम्हें गांव के बाहर प्रत्यंगिरा माता का मंदिर बनवाना होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का क्रोध प्रत्यंगिरा माता ने ही शांत किया था और असुरों का सामना किया था। अब वही तुम्हें इस समस्या का निवारण दे सकती हैं। तुम्हारे साधना से प्रसन्न होकर प्रत्यंगिरा माता रुद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षा घेरा बना देंगी जिसे वो दक्षी पार नहीं कर पाएगा। पर तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें अपना बलिदान देकर चुकाना होगा और समय आने पर तुम्हारे वंश से किसी राजा को अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर माता की मूर्ति और उस खजाने को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा और वहीं अपने प्राण त्याग देने होंगे। यही एक इसका मात्र उपाय है। लेकिन ये बात शकुंतला किसी को भी नहीं बताती। उसे पता था बलि या तो उसके बेटे या उसके पति को ही देनी होगी। और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और गांव में हर साल ऐसे ही मौत होती रहती हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और एक दिन शकुंतला का बेटा अपनी माँ से इसका समाधान पूछता है तो वो उसे पूरी कहानी सुना देती है, यानी वो बूढ़ी औरत जिसे कहानी के बीच में हमने देखा था वो यही कहानी थी। इसके बाद शकुंतला का बेटा गाँव वालों की भलाई के लिए वो एक गुफा में चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है और हमें लिंगा को दिखाया जाता है जिसे इस किताब को पढ़ने के बाद उसे अपने सपने के बारे में समझ में आ जाता है। वो घोड़े पर खजाना लाद कर ले गया है और वो घोड़ा राजा का था। प्रत्यंगिरा देवी का मूर्ति भी उसी गुफा में है और जिस गुफा में खजाना है, और वो कंकाल भी राजा का था और जो क्रिएचर उसे हमेशा दिखाई देता था वो और कोई नहीं, वो असुर बख्शी था। और वो सपने इसे इसलिए आते हैं क्योंकि वो उसी राजा का वंशज है। सालों पहले लिंगा के दादाजी इस जंगल में उसी खजाने को ढूंढने आए थे लेकिन उन्हें उस असुर दक्षी ने मार दिया था।
लिंगा ये सब अपने दोस्त से बताता है कि यही वजह है कि उसने ये ज़मीन अपने नाम पे करवा ली, क्योंकि मैं सालों से उस गुफा को ढूंढ रहा हूँ और अभी भी मुझे उसकी तलाश है। और फाइनली उन दोनों को वो गुफा मिल ही जाती है और आखिरकार वो अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं गुफा के दीवार पर असुरक्षी का चिन्ह बना हुआ होता है। इसका मतलब वो गुफा उसी की है और वो यहीं रहता है। फिर भी हिम्मत करके वो उस गुफा के अंदर जाते हैं और आखिरकार राजा का खजाना और राजा का कंकाल भी उन्हें मिल जाता है। और तभी बाली अपने कुछ लोगों के साथ उस गुफा में आ जाता है कि अचानक वो भक्षी राक्षस भी आ जाता है जो एक एक को खाने लगता है कि अचानक ही लिंगा कहीं से एक तलवार निकालता है और उस राक्षस को मार देता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे जितना हो सके उतना शेयर कर दें।